आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड में पाठ 2 रॉबर्ट नथिंग होम में। पाठ का नाम है रॉबर्ट नथिंग होम में। तो ये लिखा है हमारा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ रॉबर्ट नथिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। इसकी विधा क्या है रॉबर्ट नथिंग होम की? तो ये रिपोर्टाज है। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नथिंग होम की साधारण घटना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नथिंग होम अस्पताल का वर्णन किया है। उसमें जो घटना घटी है उसका वर्णन किया है। रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत 3 परिचारिकाओं मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा एवं सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का परिचय एवं उनके सेवा भाव का वर्णन किया गया है। इस रिपोर्टाज में रॉबर्ट नर्सिंग होम जो अस्पताल है उसमें 3 परिचारिकाएं हैं। परिचारिका मतलब सेवा करने वाली यानी नर्स। तो इसमें 3 नर्स हैं, मदर मार्गरेट, दूसरी का नाम है मदर टेरेजा और तीसरी का नाम है सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। तो इसमें का परिचय दिया है इसमें और उनका सेवा भाव का वर्णन किया गया। वो रोगियों की सेवा किस प्रकार करती हैं। घटना का चित्रण इतने मार्मिक रूप से हुआ है कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता की मिसाल बन गया है। मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड दोनों अलग अलग एवं विरोधी देशों क्रम से फ्रांस और जर्मनी की निवासी थी। यानी मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड दोनों अलग अलग देश की नर्स थी और जो आपस में विरोधी देश थे। मदर टेरेजा जो थी वो फ्रांस की थी और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जो थी वो जर्मनी की थी। ये दोनों देश विश्व युद्ध में विरोधी देश रहे हैं। ये दोनों देश जब विश्व युद्ध हुआ है तो दोनों देश आपस में विरोधी थे, परंतु मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड इन संकीर्ण राष्ट्रीयता से युक्त थी। लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारिकाओं का सेवा भाव एवं उदार मानवीय दृष्टिकोण एक ही ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ था। ये दोनों जो नर्स थी दोनों ईसाई धर्म की ही थी और उनका जो सेवा भाव था वो एक ही तरह का था। अब देखते हैं पाठ में क्या बताया गया है। कल तक जिनका अतिथि था, लेखक ने कहा कि कल तक जिनका मैं मेहमान था आज उनका परिचारक हो गया हूँ। परिचारक मानो सेवा करने वाला हो गया हूँ, क्योंकि मेरी अतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। फिर परिचारक क्या हो गया तो जिसके घर वो मेहमान बनकर गया था यानी मेजबान जो था वो अचानक रोग की लपेट में आ गई। यानी जिसके घर वो मेहमान बनकर गया था उसकी जो घरवाली थी वो क्या हो गई, अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। ये रॉबर्ट नर्सिंग होम जो हमारा अस्पताल है वो कहाँ है, इंदौर में है। यह है सितंबर 1951। ये घटना जो है सितंबर 1951 की है। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा यानी आश्चर्यचकित होकर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में यानी अपनी वेशभूषा में या अपनी ड्रेस में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। उनमें जो नर्स थी एक वो कमरे में आ गई जिसमें वो रोगी था। देह उनकी कोई 45 वर्ष देखी। उनका जो शरीर था, देह माने शरीर, उनका जो शरीर था वो लगभग उनकी उम्र दिखाई दे रही थी 45 वर्ष। हिमवर्ण श्वेत उनका जो चेहरा था वो कैसा था, सफेद रंग का था यानी गोरा, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरित, कद लंबा और सुता सधा यानी लंबा था उनका कद यानी हाइट ठीक थी और सही था, हष्ट पुष्ट। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा
जैसे ही वो नर्स आए कमरे में, उन्होंने आते ही उनसे कहा कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, यानी उदास चेहरा लेकर हमें बीमार व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश ने अधिनायक का, ने अधिकारी का, पूर्णता माँ का। उन्होंने जो बात कही वो इस तरह से कही जैसे कोई माँ अपने बेटे से कह देती है। जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्ष मदर टेरेजा। वो नर्स कौन थी? मदर टेरेजा, जो उस अस्पताल की अध्यक्ष थी। मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। मदर टेरेजा की मातृभूमि कहाँ थी? फ्रांस। की जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। और उन्होंने जो कार्य किए थे वो भारत में किए थे। उभरती तरुणाई से उम्र के ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाप, और बस यही। उनके जीवन में उन्हें ऐसा लगा कि मुझे अब बाकी कुछ और करना नहीं है, केवल रोगियों की सेवा ही करना है। वो तन मन धन से अपनी सेवा ही करती थी। उन्होंने रोगियों के दोनों मलान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए। कहने का अर्थ है इसमें कि उस नर्स ने उस रोगी के माथे को दबाया। उसके सूखे अधरों पर चांदी सी एक रेखा खिंचाई, उसके होठों पर एक चांदी के समान रेखा खिंचाई, यानी उसका चेहरा मुस्कुरा गया। और मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर, तुम्हारा मरीज हंस रहा है। जैसे ही वो डॉक्टर उस कमरे के भीतर आया तो उस नर्स ने डॉक्टर से कहा कि तुम्हारा मरीज हंस रहा है, तुम्हारा जो बीमार व्यक्ति है मरीज इसमें, वो हंस रहा है। डॉक्टर ने कहा, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने कहा, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यो एक ही वाक्य में पूछ लिए, क्योंकि डॉक्टर ने पहली बार ये काम करते हुए उन्हें नहीं देखा था, कि उन्होंने तो बहुत बार देखा था, नहीं बहुत ही बार देखा था। ऐसे ही रोगी को वो हंसाती रहती थी। कौन? मदर टेरेसा। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपए मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। उन्होंने कहा कि जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, यानी कि जो बिना बच्चे को जन्म दिए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपए मासिक के योगक्षेम पर, 30 रुपए महीने 30 रुपए महीने कार्य करती थी। वो भी कितने दिनों कार्य किया उन्होंने? 20 वर्ष तक दिन रात सेवा में लगी रही। यानी मदर टेरेसा जो थी रॉबर्ट नर्सिंग होम में, वो 30 रुपए महीने पर काम करती थी, और लगभग उन्हें काम करते हुए समय हो गया था 20 वर्ष। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती। जब तीसरा पहर आया, दोपहर के बाद का समय आया, तो थर्मामीटर हाथ में लिए आई टेम्परेचर देखने के लिए, और मदर टेरेसा साथ एक नवयुवती उसी विशेष धवल वेश में, जैसे मदर टेरेसा आई थी अपनी वेशभूषा में, ड्रेस पहन करके, ऐसे ही वो नवयुवती भी ड्रेस पहन करके उनके साथ आई। गौर और आकर्षण, हाँ, गौर और आकर्षण पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों शब्द असफल। यो कहकर उसके पास आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उनका निर्माण किया हो। वो जो नवयुवती थी वो लेखक को ऐसे दिखाई दी जैसे चांदी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो, इतनी सुंदर दिखाई दी थी उसको। रूप और स्वरूप का एक देवी साचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्ट हेल्ड, और जन्मभूमि जर्मनी। वो लड़की जो थी वो देवी के समान दिखाई देती थी, और उसका नाम था क्रिस्ट हेल्ड, और उसकी जन्मभूमि कहाँ थी? जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड, एक साथ, एक रूप, एक देह, एक रक्त। यानी फ्रांस की पुत्री कौन थी? मदर टेरेसा।
और जर्मनी की पुत्री कौन थी? लुईथ हमारे पुत्री कौन थी? क्रिस्ट हेल्ड। एक साथ, एक रूप, एक देह, एक रस, यानी दोनों ही नर्स एक सा ही कार्य करती थी, एक सी बोली बोलती थी। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। लेखक ने कहा कि तुम्हारा देश महान है। किससे कहा? सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड से। जब वो हिटलर को जन्म दे सकता है, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प में दीप्त हो वह स्टैच्यू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर बेग से ठोककर बोली यस यस। उसने हाँ हाँ कहा। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। जैसे ही वो सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड दूसरे कमरे में चली गई तो लेखक ने मदर टेरेसा के बारे में सोचा कि ये इस लड़की के साथ कैसे रहती हैं, उसके बारे में वो पूछेगा इसमें। बोली हाँ वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों न हो। मैंने नस्तर चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। जैसे लेखक ने मदर टेरेसा कहा तो वो बोली कि हाँ वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूँ, तो हम दोनों में प्यार क्यों न हो। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उसे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। और उसने कहा मदर टेरेसा ने कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी थी, जिससे इस लड़की का भी घर खत्म हो गया और मेरा भी। हम दोनों एक, लेकिन हम दोनों एक हैं, यानी हम दोनों एक, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। जैसे ही उन्होंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी बात कह दी कि आगे कुछ लेखक कह ना सके। मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय है। तुम्हें लेखक ने कहा कि मनुष्य ने मनुष्य के बीच अनेक दीवारें खड़ी की हैं, जैसे ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय है। ये हमारे बीच दीवारें खड़ी करी हैं वो कितने की हैं? सब मनुष्य ने ही की हैं। तो ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये सब हम तुमने ही बनाए। क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मन में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोहिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खोसी गई। उसने कहा उस रोगी के बालों को देखकर कि तुम्हारे बाल ऐसे हैं जैसे मेरे पिता के बाल थे, और वो अपने पिता की यादों में खो गई। मुझे लगा कि मैं ठीक क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छलीसी, और मेरी आंखें भर आईं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पहुंच दिया। उसकी सदा हंसती आंखें शाम हो नरम हो आईं, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था ना, माँ बहुत रोई थी। जैसे लेखक ने कहा कि आप जब अपने घर से चली थी क्या आप रोई थी, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं रोई, लेकिन मेरी माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों कुछ देर में उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसने भेंट किए, यानी उसने कुछ बिस्किट दिए। बोली धन्यवाद, थैंक यू, तांसु। यानी उसने 3 भाषाओं का यूज किया, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन। हिंदी में धन्यवाद, इंग्लिश में थैंक यू और जर्मन भाषा में तांसु। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर
बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई, यानी वो चली गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उससे उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई। अब लेखक ने मदर टेरेसा से कहा कि आप जब से घर से आई हैं तब से अपने घर गई हैं, कभी मिलने जुलने भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। जैसे ही लेखक ने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, सुन तो लिया था लेकिन उसने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा। कई बार हुए, इसमें बताया फिर मदर ने कि कई बार हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्री का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं। आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। जैसे ही भारत से लौट करके फ्रांस की 2 पुत्रियां अपने घर गईं तो उन पुत्रियों को स्वागत करने के लिए उनकी माता जहाज पर आई और उन अपनी पुत्रियों को पहचान न सकी। फिर उन्होंने उनका नाम पूछा और तब उनको पहचान हुई। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे। मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। मदर ने डायरेक्ट न कहकर इनडायरेक्ट ही कह दिया कि 2 जो पुत्रियां थी भारत से गई थी उनमें से एक वो मदर टेरेसा स्वयं थी। बस इतना ही। एक दिन मैं उनसे और कहला सका, घर से बहुत चिट्ठी आती हैं तो मैं यहाँ से किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए एसएमा। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। जैसे ही मदर टेरेसा ने कहा कि मैं आज तुम्हारे लिए ईश्वर से विनती करूंगी कि हे ईश्वर आप इसको ठीक कर दो, तो उन्होंने रोगी ने कहा कि कल भी करना, कि ये विनती मेरे लिए कल भी करना। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूंजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं थी, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। यह रोगी ने कहा कि विनती मेरे लिए कल भी करना, तो मदर ने कहा कि नहीं, कल मैं उनके लिए विनती करूंगी जिसको सबसे अधिक कष्ट होगा, यानी दुख होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी। बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। लेखक ने कहा, तो ऊपर के बरामदे में मैंने खड़े खड़े एक जादू की पुड़िया देखी। जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। इसे बताया कि लेखक ने कहा है कि मैंने आज तक ये देखा है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला जादू तो मैंने देखा है, लेकिन आज मैंने मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू देखा है। होम की सबसे बुढ़िया मदर का मार्गरेट, सबसे जो उम्र की ज्यादा थी वो नर्स थी हमारी मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, यानी कद इतना छोटा था कि उनको गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी।
और काम यो की मशीन मात माने। उन्होंने उनका वो बताया है कि कहती थी वो गुड़िया के समान थी, उनकी चाल तेज थी और काम में फुर्ती थी और व्यवहार उनका मस्त था। हंसी उनकी ऐसी थी जैसे कोई मोतियों की गोरी खुल गई हो। और काम उनका ऐसा था कि मशीन हार मान सकती थी, वो अपने काम में हार मानने वाली नहीं थी। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रस ली जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। मदर मार्गरेट को भारत में काम करते हुए कितने साल हो गए थे? 40 वर्ष। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया। अब इसमें बताया गया है कि उनके सामने एक ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया। ऐश आराम में पला जीवन, कहने को बेचारे की आदत, यानी ऐशो आराम में पला हुआ था और उसको कहने की आदत थी। सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। लेखक ने कहा कि जब कष्ट आता है तो उस रोगी को ये देखने आता है कि इसने कष्ट सहा है या नहीं। मदर मर जाऊंगा, उसने बेहल होकर कहा। वातावरण चीत्कार की बेहलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। रोगी ने खूब तेज कहा चीख करके का मदर में मर जाऊंगा, लेकिन वो जो बूढ़ी मदर थी उनकी हंसी बिल्कुल बंद नहीं हुई। बोली कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ, कल समथिंग, कुछ कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता, यानी वो उसकी बातें सुनकर इतनी तेज हंसी कि कोई उनके आसपास होता तो कोई डर जाता। एक रोगी इन्होंने देखा, चिंता के घर से उठ उभरती रोगिणी जोर से चुटकियां बजाकर बे किलकी जी उठी, जी उठी, यह है उनका जी उठी, जी उठी। जैसे ही वो मदर हंसी तो उनके पास जो एक रोगी था दूर, वो जो रोगी उनकी हंसी को देखकर कहने लगा कि मैं अब जी गया, जी गया, मैं अब सही हो गया। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। लेखक ने कहा कि यहाँ कितना चमत्कारी है कि जो जितनी अधिक वृद्ध है वो उतनी ही उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेखक ने कहा कि यह ज्योति है वो कैसी है? विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। कौन सी? सेवा और प्रेम, यानी प्रेम के साथ सेवा करना, ये विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। और लेखक ने कहा कि इस देश में भाषा के जो भेद हैं वो रहे भी हैं और रहेंगे भी। सिस्टर क्रिट हेल का तबादला हो गया, यानी उसका ट्रांसफर हो गया। वह अब धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी, यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम से निकल करके कहाँ काम करेगी? अब वो भील के सेवा केंद्र में काम करेगी। वो है उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, झूमता ही नहीं, यानी उस लड़की को और उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, यानी अपनी ही सेवा में लीन है वो। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिगड़ती और कुदकती, यहाँ से जाने का उसे निषाद नहीं, यानी वो जाते समय हमसे मिलने आई, हंसती हुई खेलती हुई, और उसे यहाँ जाने का कोई दुख नहीं। एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा कोई लाख उलझे उसे किसी से नहीं उलझना है। और तब सिस्टर गिल्ड हेल्थ का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानव सच्चों से समा गया, यानी मानव आंखों में समा गया। और फिर मैंने आप ही आप कहा, यानी अपने आप से ही कहा, सिस्टर ग्रेट हेल्थ
हम भरतभाती गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लाकृत हुई। तो ये था हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो लेखक ने बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है। और इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो ये हमारा जो पाठ था वो समाप्त हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ये सभी दोस्तों को नमस्कार।